फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास का संस्कृत चैप्टर 3 आलस कथा पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ेंगे बारी बारी से। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, या मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध हैं। ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन कि मिथिला के मंत्री कौन था। तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। ठीक है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को आलस्य नष्ट कर देता है। उसके बाद है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। तो यानी कि जोर से यानी कि बहुत तेज़ भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर देता है। तो वो है आलसी। यानी कि आलसी कुछ करना ही नहीं चाहता है, बल्कि बैठा बैठे खाना जानता है बस। उसके बाद है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। ठीक है। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो मिथिला में रहता था वीरेश्वर नाम का मंत्री। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो मिथिला में। उसके बाद है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो ये थे वीरेश्वर। ठीक है। उसके बाद है कि आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष कितने थे। तो आलसी पुरुष 4 थे। आलसी पुरुष कितने थे, 4। उसके बाद है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। तो आलस कथा पाठ में आलस का ही वर्णन है। ठीक है। किसका वर्णन है। तो आलस का वर्णन है। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि आलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो आलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है। जो कहाँ से लिया गया है। तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो आलस कथा पाठ के लेखक हैं विद्यापति, जिन्हें हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसशाला में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी। ठीक है। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो आलस कथा पाठ में मानव गुण का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है। तो मानव गुण का। ठीक है। किसका, मानव गुण का। मानव गुण का वर्णन है। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन वीरेश्वर भोजन कराया करते थे। ठीक है। जो मिथिला के मंत्री थे, वे स्वभाव से बहुत ही दानशील और कारुणिक व्यक्ति थे। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो कारुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं है। ठीक है। उसके बाद है आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो आलसशाला में लगी आग को धूर्त लोग भाग गए थे देखकर। धूर्त लोग यानी कि बनावटी आलसी। आलसी न होकर भी आलसी होने का ढोंग रचाने वाला को हम लोग धूर्त कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि माता किसका रक्षक होता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि माता जो होता है वो बच्चों का रक्षक होता है। ठीक है। तो बच्चों का रक्षक कौन होता है। तो उसकी माता होता है। ठीक है। उसके बाद है आलस दिखाकर कौन भोजन करने लगे। तो आलस दिखाकर भोजन धूर्त लोग ग्रहण कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद है कि आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है। तो आलसियों के घर में योगी पुरुष आग लगवा देता है। ठीक है। यानी कि मंत्री से बोलकर। ठीक है। उसके बाद है कि आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया। तो आलसियों की परीक्षा आग लगा कर लिया गया था। ठीक है। उसके बाद है कि चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे चारों आलसियों को जो है ना केस पकड़ कर बाहर निकाला गया था। ठीक है।
जब आग लग चुका था और आग लगने के बावजूद भी ये लोग नहीं निकले, तब वहाँ के मंत्री जो थे वो अपने सैनिक को बोलते हैं और उनके सैनिक जाते हैं और सभी को केस पकड़ पकड़ कर घसीट कर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि आलसियों का रक्षक कौन होता है। तो आलसियों का रक्षक कोई दयावान व्यक्ति ही होता है। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अरे हल्ला कैसा किसने कहा। ठीक है ना, यानी कि कैसा शोर हो रहा है। तो प्रथम आलसी ने क्या बोला था कि अरे बाहर कैसा शोर हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा था। तो दूसरा आलसी ने कहा था कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है, जिसके कारण सभी लोग अफरा तफरी मचाए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है कि तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद 25वां क्वेश्चन कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा था। तो ये तीसरा आलसी ने कहा था, यानी कि तीसरा आलसी पुरुष। उसके बाद है 26 क्वेश्चन कि अरे वचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है। अरे वचाल कितना बोलते हो, यह किस पुरुष का कथन है। तो ये चौथा पुरुष का है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है और अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया थर्ड चैप्टर का। तो यहाँ पे हम अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि देखिए पहला है कि मिथिला के मंत्री कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। मिथिला के मंत्री कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। तो यहाँ पे देखिए कि मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे। वे स्वभाव से बहुत दयावान और कारुणिक व्यक्ति थे। वे स्वभाव से क्या थे, तो वे स्वभाव से बहुत ही दयावान व्यक्ति थे और कारुणिक व्यक्ति थे। ठीक है। वे प्रतिदिन यानी कि रोज, यानी कि वह रोज गरीबों को, आलसियों को एवं अनाथों को अच्छे अच्छे भोजन और कपड़े दिया करते थे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। जो चारों आलसी पुरुष थे वह आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो यहाँ पे आंसर में है कि चारों आलसी पुरुष आग से इस प्रकार बचना चाहते थे कि आग लगने पर भी जब चारों आलसी पुरुष घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि वे चाहते थे कि कोई दयावान व्यक्ति आकर मेरे ऊपर ठंडा पानी या कंबल डाल दे, जिससे यह आग बुझ जाए और हमारी जान बच जाए। यानी कि वह दूसरों की मदद से बचना चाहते थे, यानी कि वह स्वयं नहीं चाहते थे कि हम यहाँ से निकले। यानी कि आलसी जो होता है ना, वो अपने से कोई काम करना ही नहीं चाहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है। वो स्वपोषी नहीं परपोषी होता है। जैसे परपोषी का काम क्या होता है कि किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहना, उसी प्रकार आलसी जो होता है ना, वो किसी दयावान व्यक्ति पर निर्भर रहता है। ठीक है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन कि चारों आलसी पुरुषों को आग से किसने बचाया। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है आज नहीं होगा, आग होगा। ठीक है। तो चारों आलसी पुरुषों को आग से किसने बचाया। तो यहाँ पे आंसर में है कि चारों आग लगने पर भी, देखिए यहाँ पे क्या है कि आग लगने पर भी जब चारों आलसी पुरुष घर से नहीं निकले, तब मिथिला के मंत्री वीरेश्वर अपने सैनिकों से कहकर आलसियों को केस पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकलवाया। ठीक ना। तो यहाँ पर तीसरा का आंसर होगा कि जब आग झोपड़ी में लग चुका था, तब वीरेश्वर जो था वह अपने मंत्री को कहा कि इन सबको बाहर निकालो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो गया और अपने सैनिकों से, वीरेश्वर नाम का मंत्री जो अपने सैनिकों से बोला, तो उसका जो सैनिक था वह आलसियों का केस पकड़कर बाहर घसीट कर निकालने लगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा है कि किनकी क्या क्या गतियां हैं उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जिस प्रकार या जिस तरह किसी स्त्री का गति उसके पति, जिस तरह किसी स्त्री का गति उसके पति, किसी बच्चे की गति उसकी माँ, उसी तरह किसी
आलसियों की गति कोई दयावान व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह किसी स्त्री का गति उसके पति, उसी तरह यानी कि जिस तरह किसी स्त्री का गति उसके पति, किसी बच्चे की गति उसकी माँ, उसी तरह किसी आलसियों की गति कोई दयावान व्यक्ति होता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, 5वां प्रश्न कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो उसका कोई भी काम समय पर नहीं हो पाएगा। हमें जीवन में सफलता पाने के लिए आलस को त्याग कर परिश्रमी बनना चाहिए। यानी कि हमें जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस से क्या होता है ना कि हमारा कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है और कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, जिसके कारण काम अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पे सफलता यानी कि जीवन में सफलता पाना हो तो आलसी को त्यागना ही पड़ेगा, नींद चैन सब उड़ाना ही पड़ेगा, तभी हम लोग आगे चल के कुछ कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि आलस कथा का सारांश लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री रहता था। वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह स्वभाव से क्या था? स्वभाव से वह दानशील और दयावान था। वह प्रतिदिन गरीबों एवं अनाथों को भोजन दिया करता था। वह प्रतिदिन क्या करता था? तो गरीबों और अनाथों को भोजन दिया करता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। मतलब क्या है? आलसियों को लाभ मिलता था। ठीक है, आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। यानी कि जब पता चला उन लोगों को कि आलसियों को वहाँ पे रख कर भोजन और कपड़े दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे यानी कि जो तोंद बैठे बैठे जो तोंद फुलाने वाले रहते हैं वो लोग भी वहाँ पे इकट्ठे होने लगे। यानी कि इसके बाद आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग यानी कि बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे कि जब धूर्त लोग जो थे यानी कि चालाक लोग थे, यानी कि जो बनावटी आलसी यानी कि दिखावा करने वाले, उनको जब पता चला कि आलसियों को वहाँ पर रख कर भोजन और कपड़ा दिया जाता है और रहने का व्यवस्था है, तो वहाँ पे वो लोग सोचने लगे क्यों ना हम लोग भी आलसी बनकर वहाँ पे रहने लगे। तो वो लोग भी वहाँ पे आलसी बनकर रहने लगे और दिन पर दिन क्या हुआ कि वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगा। अब रखने के लिए और खाना पीना में कठिनाई होने लगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया कि उन लोगों ने परेशान हो गए, यानी कि वहाँ का जो मंत्री और कर्मचारी जो था वो लोग सब परेशान हो गए। ठीक ना, तो वहाँ पे वो लोग सोचने लगे कि अब आखिर इसका क्या किया जाए, कुछ उपाय यानी कि कुछ निर्णय तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा खर्चा ऐसे ही बढ़ते जाएगा और कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये सब बंद करना पड़ जाएगा। तो उसने क्या कहा कि अब इसका कोई उपाय करना चाहिए। तो उस आपस में ही डिस्कशन किए यानी कि बातचीत किए। उसके बाद निर्णय लिया गया कि आलसियों को क्यों न परीक्षा ले जाए कि कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। जो आलसी रहेगा वो रहेगा और जो आलसी नहीं रहेगा वो अपने भाग जाएगा। तो वहाँ से क्या किया गया कि सबको खिला दिया गया और जब शाम के समय होगा सोने के लिए जब अपना शयन कक्ष में यानी कि आलसशाला में जब गए लोग, तो वहाँ पका कर दिया गया कि सभी लोग जाग ही रहे थे, सोने की कोशिश ही कर रहे थे। तभी झोपड़ी में आग लगा दिया गया। और झोपड़ी में जब आग लगाया गया, झोपड़ी में आग देखिए ये परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए झोपड़ी में आग लगाया था। झोपड़ी में जब आग लगाया गया तो जो धूर्त लोग थे, धूर्त लोग यानी कहने का मतलब है बनावटी आलसी, वो लोग एक एक करके भागना शुरू कर दिए। जब भागना शुरू कर दिए तो पहला आलसी बोल रहा है कि कैसा कोलाहल है यानी कि कैसा शोर हो रहा है। तो दूसरा कह रहा है कि लगता है ना कि हमारा झोपड़ी में आग लग चुका है। ठीक है, तो तीसरा क्या कहता है, ये नहीं कि वो सब भागना चालू किए, ये लोग के दिमाग में नहीं आ रहा कि हम लोग भी भागे। तो ये लोग भाग नहीं रहे, ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तीसरा क्या बोल रहा है कि कोई दयावान व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर ठंडा पानी या कंबल डाल दे जिससे हमारी जान बुझ जाए। चौथा क्या कहता है कि शोर क्यों कर रहे हो, यानी कि अरे बचा लो, तुम लोग कितना बोलते हो, अरे बचा लो,
तुम लोग कितना बोलते हो, शांत क्यों नहीं रहते हो, शांत रहो। यानी कि वहाँ से भागने के बजाय वहाँ पे आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी बाहर नहीं निकले, तब वहाँ पे मिथिला का जो मंत्री था वीरेश्वर, वह अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ और उस सबको बाहर निकालो। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे लोग जाते हैं और क्या करते हैं कि सभी को घसीटते हुए बाहर निकालते हैं। यानी कि जो मंत्री था, उनका जो सेनापति सब था, सैनिक, वो सब जाता है और आलसियों को घसीटते घसीटते बाहर निकाल देता है। यानी कि अगर वो लोग उसको नहीं निकालते तो सब उसी में जलकर राख हो जाता, जिसके कारण उन्होंने निकाला। और वहाँ पे क्या कहा कि जिस तरह किसी स्त्री का पति उसका जैसे कि जिस तरह किसी स्त्री का गति उसके पति, किसी बच्चे की गति उसकी माँ, उसी प्रकार आलसियों की गति कोई दयावान व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कहानी समाप्त होता है। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे कि क्या हुआ कि जब इतना बोलने के बाद क्या किया कि सभी को क्या किया कि जैसे कि सभी लोग तो भाग ही गए, बचे 4 ही थे, 4 आलसी बच चुके थे। तो चारों आलसियों को कुछ बहुत सारे धन दिए और वहाँ से विदा कर दिया। यानी कि सभी लोग बहुत सारे धन पा लिए और उसके बाद अपने अपने घरे चले गए और अच्छा से रहने लगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।